दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सही से समझना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस एपिसोड्स आप देख ले, चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी ये कहानी वहीं से कंटिन्यू है। शुरुआत वैन और रॉयल के झगड़े से होती है, जिसमें वैन रॉयल को वहीं बेहोश पड़ा छोड़कर निकल चुका था। वैन खुशी से झूम रहा था, चिल्ला रहा था। उसे जिसकी तलाश थी उसने वो ढूंढ लिया, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही थी। घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। खुशी उसे रास ना आई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहीं होश में आने पर रॉयल अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी देखकर समझ जाता है कि इसमें वैन को ले जाया जा रहा है। रॉयल घर आने के बाद अपना ट्रक लेकर कहीं निकल गया। इस बीच सिसिलिया को उसकी दोस्त का फोन आता है, जो बताती है कि कल रात वैन के साथ कोई हादसा हुआ था। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही, ना ही वो बोल पा रहा है। ये सुनकर सिसिलिया हैरान थी। उसे लगता था कि शायद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, यानी वैन का बीमार होना। मगर वैन से भी बुरी उसकी पत्नी थी। ऐसा ना हो कि वैन के बाद वो भी इनकी जमीन को हड़पने की कोशिश करे। खैर, फिलहाल के लिए ये मामला थोड़ा शांत हो गया। फोन रखने के बाद सिसिलिया अपने जानवरों को देखने बाहर जाती है। वापस आने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई घुस आया हो, इसलिए बंदूक उठाकर वो देखने जाती है। पता चला कि ये ऑटम नामी लड़की है, जो अपना नेकलेस लेने आई थी। सिसिलिया कहती है कि वो नेकलेस तुम जुए में हार गई हो, अब वो तुम्हारा नहीं है, अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ऑटम कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे मेरा नेकलेस चाहिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सिसिलिया उसे जाने को कहती है। जाते जाते ऑटम सिसिलिया से पूछती है कि आपको रॉयल में कोई बदलाव नजर नहीं आते। सिसिलिया पूछती है कैसे बदलाव। ऑटम कहती है जैसे वो तुमसे कुछ छुपा रहा हो, कोई राज जो सिर्फ वही जानता है। सिसिलिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ऑटम वहाँ से चली जाती है। बाहर रेड और पेरी काम कर रहे थे। पेरी रेड से कहता है कि उस रात मुझे पुलिस को कोई और बयान देना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। रेड कहता है कि नहीं, गलती मुझसे हुई है, मुझे कभी तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। ये सुनकर पेरी परेशान हो गया, मगर वो अपने भाई को यकीन दिलाता है कि वो कभी भी अपने गलतियों की सजा उसे नहीं देगा। अगर कुछ भी हुआ तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ जॉयस को उन लोगों के नाम मिल गए थे जिनकी गाड़ियां उस रात बार के पार्किंग लॉट में खड़ी थी। जॉयस उनमें से एक आदमी से पूछताछ करती है। दूर से उसने झगड़ा होते देख लिया था। ये जानकर जॉयस को काफी हैरानी हुई कि असल में उस आदमी के हिसाब से ट्रेवर के साथ पेरी ने झगड़ा किया था, ना कि रेड ने। वहीं रॉयल उस पत्थर के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो एक वैज्ञानिक डॉक्टर निया से मिलने जाता है। इसका कार्ड उसे वैन के घर में मिला था। यह औरत एक माइनिंग कंपनी में काम करती थी और जब वैन ने समय यात्रा की तो उसने देखा कि उसके जमीन से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर निया जब उस पत्थर को हाथ में लेती है तो वो भी काफी हैरान थी। कहती है कि इस पत्थर की जांच के लिए इसे लैब भिजवाना होगा, लेकिन रॉयल ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर निया के ऑफिस में उनकी एक फोटो थी। रॉयल को उस फोटो में एक ट्रक दिखता है जिस पर BY9 लिखा था। ऐसा ही कुछ उसने तब देखा था जब वो उस गड्ढे में था। सर्च करने पर पता चला कि ये एक माइनिंग कंपनी है जो जमीन की खुदाई का काम करते हैं। सीन सिसिलिया पर आता है, जो बाइबल स्टडी के लिए आई थी। उसे परेशान देखकर बाकी औरतें उसके लिए प्रार्थना करती है। ये सभी औरतें पेट्रिशिया से मिलने जा रही थी। एक तो उसका जवान बेटा मर गया और अब पति भी बीमार है। सोविया के कहने पर सिसिलिया उनके साथ पेट्रिशिया के यहाँ चली जाती है, मगर पेट्रिशिया सिसिलिया से कहती है कि तुम अपने दोस्तों की तरह मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई, क्या तुम्हें मेरे बेटे के जाने का दुख नहीं। सिसिलिया कहती है कि मैं जानती हूँ पेट्रिशिया, दोनों परिवारों में कुछ तनाव चल रहा है। तो इस पर पेट्रिशिया भड़क जाती है, कहती है कि तुम तनाव की चिंता मत करो। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को देखकर मुझे याद आता है कि बाइबल में कातिलों के बारे में क्या लिखा है। ये सुनकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिसिलिया पर एक अजीब सा डर हावी होने लगा। घर आने पर सिसिलिया देखती है कि वहाँ एक छोटा सा बालू का बच्चा मरा पड़ा है। वो उसे एक गाड़ी में डालकर दफनाने के लिए ले जाने वाली थी, मगर पता नहीं क्यों अचानक से उसका इरादा बदल जाता है और दफनाने के बजाय वो उसे शेड में ले आती है। वहीं बिली अपने पिता के साथ होता है। उसे वो समय याद आया जब उसने अपने पिता से पूछा था कि जानवरों की आत्मा कहाँ जाती है, तो वैन ने कहा था कि उन्हें धरती निगल लेती है। लेकिन मुझे जानवरों की एक बात बहुत पसंद है कि जब इनके परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो ये अपना बदला जरूर लेते हैं। बिली पूछता है कि अगर कल आपको कुछ हो गया तो क्या आप हमसे भी यही चाहते हैं कि हम आपका बदला लें। तो वैन जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। साथ ही हम पेट्रिशिया और ल्यूक को देखते हैं, जो इस बात को लेकर परेशान थे कि पावर ऑफ अटर्नी किसको मिलेगी। क्या पता वैन मर जाए। वसीयत ना होने की वजह से फिलहाल वो रॉयल की जमीन का मामला भी आगे नहीं बढ़ा सकते। पेट्रिशिया पूछती है कि आखिर वैन को पश्चिमी जमीन में क्या दिलचस्पी थी। वहाँ कुछ तो ऐसा अनमोल होगा जिसके लिए वैन इतना पागल था, लेकिन ल्यूक इस बारे में कुछ नहीं जानता था। पेट्रिशिया कहती है कि तुम्हें बिली से पूछना चाहिए, वो वैन का लाडला बेटा है, हो सकता है उसे कुछ पता हो। दूसरी तरफ जॉयस भी इस केस को लेकर परेशान थी। 3 हफ्तों में इलेक्शन थे और ये केस सॉल्व करना उसके लिए बहुत जरूरी था।
वो मैट से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या पेरी ने ये खून किया होगा। मैट कहता है कि अगर सच कहूँ तो वो एक अच्छा इंसान है। तब जॉयस उसे अपनी एक छोटी कहानी सुनाती है। कहती है कि जब मैं छोटी थी, एक दिन स्कूल से आते हुए मेरे पास एक ट्रक रुका। उसमें मेरे दोस्त के अंकल थे जो मुझे घर तक छोड़ने का कह रहे थे, मगर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि अगर मैं इस ट्रक में बैठी तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए मैंने बैठने से मना कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही उस आदमी ने मेरा पीछा शुरू किया। मैं किसी तरह उससे बचकर घर पहुंची। उस दिन वो मेरे मन की आवाज थी और आज भी मेरा दिल यही कह रहा है कि खून पेरी ने ही किया है। सीन पेरी पर आता है जो शहर में था। तब उसे बार के बाहर ऑटम दिखती है जो काफी परेशान थी। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ऑटम कहती है कि मैं यहाँ रॉयल का इंतजार कर रही हूँ, शायद वो यहाँ आए, मुझे उससे मिलना है। पेरी कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जिसके बाद ये दोनों एक बार में जाकर डांस करते हैं। बाद में ऑटम पेरी से पूछती है कि तुम अपनी पत्नी से कहाँ मिले थे। पेरी कहता है कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, वो कैलिफोर्निया से थी। शादी के बाद वो वापस कैलिफोर्निया जाना चाहती थी और इस बात को लेकर हम में अक्सर बहस होती रहती थी। जिस रात मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब भी हम बहस ही कर रहे थे और अगली सुबह वो जा चुकी थी, शायद वो मुझसे उकता गई थी। ये कहकर पेरी रोने लग जाता है। ऑटम कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जान सकते हो कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। पेरी को उसकी बात समझ नहीं आती। ऑटम कहती है कि कुछ चीजें हमसे बहुत बड़ी होती है जिनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। दरअसल यहाँ वो उस गड्ढे की बात कर रही थी और इस तरह की अजीब सी बातें। घर पर हम देखते हैं कि सिसिलिया बाइबल खोलकर पढ़ रही थी। उसे पेट्रिशिया की वो बात सता रही थी, इसलिए वो कत्ल के बारे में पढ़ना चाहती थी कि बाइबल में क्या लिखा है। इतने में रॉयल भी घर आ गया था, इसलिए वो बाइबल को बंद कर देती है। रॉयल गैराज में जाता है। वहाँ वो उस नेकलेस में लगे पत्थर को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे वो काला पदार्थ मिला। अचानक से वो पदार्थ उसके हाथ से चिपक जाता है और रॉयल को भविष्य की एक झलक दिखती है। उसने देखा कि वो मर चुका है। सिसिलिया उसके पास थी, ऑटम भी वहाँ पर थी। वो रॉयल को आवाज देती है जैसे वो उसे देख पा रही हो और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। अब ये नजारा देखकर रॉयल तो काफी घबरा गया क्योंकि उसने अपनी ही मौत देखी। इस सब का क्या मतलब हो सकता है ये तो आगे जानेंगे। यहीं पर एपिसोड 5 का अंत होता है। जुड़े रहिए, ये कहानी कंटिन्यू है और यहाँ से एपिसोड 6 की कहानी शुरू होती है। अब ऑटम बहुत ही परेशान रहने लगी थी क्योंकि वो खास पत्थर रॉयल ने उससे ले लिया। ऑटम का यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे कुछ तो पता था। इस रहस्य को सुलझाना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। जब वो बहुत निराश हो जाती है तो वो उस गड्ढे के करीब आकर खड़ी हुई। फिर हम रॉयल को देखते हैं, वो भी वहाँ आ चुका था। ऑटम रॉयल से अपना नेकलेस मांगती है। रॉयल कहता है कि मैं तुम्हें वही देने आया हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक छोड़ दूं। ऑटम रॉयल के साथ जाने के लिए मान गई, लेकिन रॉयल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो गुस्से में तेज गाड़ी चला रहा था। ऑटम चिल्ला रही थी, उसे रुकने को कह रही थी, मगर रॉयल उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए ऑटम बाइक से कूद गई। उसकी इस हरकत से वो काफी जख्मी हुई। वो गुस्से में चिल्लाती है कि मुझे मेरा नेकलेस वापस कर दो। रॉयल कहता है कि मैंने वो पत्थर तोड़ दिया और जानती हूँ मुझे अंदर क्या मिला, कुछ नहीं, वो बस एक मामूली सा पत्थर था। ऑटम कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उसमें एक मिनरल था जो सिर्फ तुम्हारे जमीन पर ही पाया जाता है। वो काला पदार्थ असल में समय है। धरती अपने अंदर से हर किस्म का सोना उगलती है। तुमने भी तो समय यात्रा की है, तुम इस बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं बताते। रॉयल उस पर भड़क जाता है और कहता है कि वो इन बातों को कभी नहीं समझेंगे, इसलिए तुम मेरे परिवार से दूर रहो, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑटम कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं उस मिनरल द्वारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रॉयल उसे वहीं जख्मी हालत में अकेला छोड़कर उसके कैंप आता है और तेल छिड़ककर वो उसकी चीजों को आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस सीनियर शेरिफ कर्ट के पास आती है, ये बताने कि उसे कातिल मिल गया, वो रॉयल का बेटा पेरी है। इसके काफी सबूत थे उनके पास। मरने के बाद दोनों भाइयों ने जरूर लाश को वहाँ रखा होगा। उस रात बहुत बारिश हुई थी, इसलिए वहाँ किसी के पैरों के निशान नहीं थे। लेकिन एक बात जो इस कहानी से मेल नहीं खाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेवर की लाश 10 घंटे पुरानी थी, लेकिन जिस रात उनका झगड़ा हुआ वो 8 दिन पहले की बात है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये खून पेरी ने ही किया है। कर्ट कहता है कि इससे तो साफ जाहिर है कि उसका खून पेरी ने नहीं किया। ये कितना बड़ा सबूत है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि फिलहाल इस केस को छोड़ दो, इलेक्शन सर पर है तो उसकी तैयारी करो। उधर एबर्ट परिवार चर्च जाने की तैयारी में था। एमी अपने पिता से कहती है कि आप सब मुझसे बातें छुपाते हो। पेरी कहता है कि कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर है बेटा, कभी कभार हमें अपने प्यारों से कुछ बातें छुपानी पड़ती है ताकि उन्हें दुख ना हो।
एमी कहती है कि कुछ बातें ना पता हो तो ज्यादा दुख होता है। चर्च में फादर जॉयस और उसकी गर्लफ्रेंड मार्था के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन फादर उसे जॉयस की दोस्त बताते हैं और कहते हैं कि शादी सिर्फ मर्द और औरत के बीच एक पवित्र रिश्ता है। असल में जॉयस होमोसेक्सुअल थी। मार्था और जॉयस असल में शादीशुदा थे और इनकी एक बच्ची भी थी। ये बात मार्था को अच्छी नहीं लगती कि चर्च में उनकी बेइज्जती हुई सबके सामने। जॉयस उसे समझाती है कि वो इस केस की वजह से परेशान है, एक बार ये केस सॉल्व हो जाए फिर वो सब ठीक कर देगी। मार्था गुस्से में कहती है कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये सब तुम्हारे परिवार से ज्यादा मायने रखता है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकती। अगले दिन दिखाया जाता है ऑटम अभी भी जंगल में भटक रही थी। वो जख्मी थी। एक लकड़ी का सहारा लिए वो अपने कैंप को ढूंढने में लगी थी। तभी उसे सामने एक भालू दिखा। क्योंकि हम दर्शक ये पहले ही देख चुके हैं कि इस भालू का बच्चा मरा मिला था सिसिलिया को, तो अब ये बहुत खतरनाक है। ये देखकर ऑटम भी काफी घबरा जाती है। भागने में अक्लमंदी नहीं थी, इसलिए वो वहीं लेट गई। भालू उसके करीब आता है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऑटम को उस समय एक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि दिखाओ उसे। इसका मतलब उस गड्ढे से ही था। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। सिसिलिया अब जान गई थी कि उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं जो मारिया को मनाने उसके घर गया था। मारिया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार को नहीं छोड़ोगे और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। रेड कहता है कि मेरा आखिरी रोडियो होने दो, फिर तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मारिया कहती है कि बात सिर्फ ये नहीं है, मैं नहीं जानती ट्रेवर को किसने मारा, क्या उसे पेरी ने मारा है? तो रेड जवाब देता है कि नहीं, ट्रेवर की मौत से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं। मारिया कहती है कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलना चाहते हो तो मैं नहीं जानती तुम कौन हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रेड भी काफी निराश हो जाता है। जब से ट्रेवर की मौत हुई है इस परिवार का जीना नर्क बन गया है। टिलरसन के यहाँ दिखाया जाता है ल्यूक और पेट्रिशिया वैन के वकील से बात कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि वैन की वसीयत में क्या लिखा है। वकील बताता है कि वैन ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी सारी जायदाद उसके छोटे बेटे बिली को मिलेगी। ये सब सुनकर दोनों बौखला जाते हैं। पेट्रिशिया वकील से वसीयत की कॉपी मांगती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने वाली थी एस्पेन। जाने से पहले वो ल्यूक को समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बिली इस जायदाद को अकेले नहीं संभाल सकता मगर तुम संभाल सकते हो। इतने में बिली भी वहाँ आ गया था। पेट्रिशिया उन दोनों से मिलकर अपने हेलीकॉप्टर में निकल जाती है। जिसके बाद बिली जंगल में शिकार पर गया, जहाँ उसकी मुलाकात ऑटम से हुई। ऑटम से वो ट्रेवर के फ्यूनरल पर भी मिल चुका था। ऑटम उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद वो उसे उस गड्ढे के पास ले आई और अब बिली ने भी वो गड्ढा देख लिया था। उसे देखकर वो हैरान था। वापस आने पर वो अपने पिता से कहता है कि आप उस जमीन के बारे में सही थे, हालांकि उसके पिता कोमा में थे। जिसके बाद बिली अपने पिता के हाथ से वो पत्थर लेकर चला गया। इस बीच हम उस वकील को भी देखते हैं जिसे रॉयल ने धमकी दी थी। वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने वही जंगली भेल आ गया जो कहानी के शुरुआत में भी दिखाया गया था। उस कारण वकील का एक्सीडेंट हो गया। घर पर रॉयल सिसिलिया को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढते हुए वो उस शेड में पहुंचा जहां सिसिलिया ने उस बालू को रखा था, मतलब उसके बच्चे को। सिसिलिया उस बालू के दांत से अपने ही हाथ को जख्मी कर रही थी। रॉयल बाहर ही खड़ा था। वो काफी दुखी लग रहा था। वो कहता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है सिसिलिया, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम मेरे साथ थी। वो उसे वो समय याद दिलाता है जब वो कहीं खो गए थे और नक्शा ना होने की वजह से वो लोग रास्ता भटक चुके थे। रॉयल कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता था मगर तुमने रास्ता ढूंढ निकाला। मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं भटक चुका हूँ। ये कहते हुए रॉयल भाग हो गया। सिसिलिया कहती है कि मुझे कुछ समय अकेले गुजारना है। जिसके बाद रॉयल वहाँ से चला गया। वहीं ऑटम जब अपने कैंप के पास आती है तो देखती है कि उसका सारा सामान जला दिया गया है, यहाँ तक कि उसकी मेडिसिन भी। उससे से वो पागल हो रही थी। ऑटम एक अजीब सी लड़की थी और अभी तक जितना हमने उसे जाना जरूर उसके मेंटल इश्यूज है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है। वो अपनी दवा लेने जाती है। हम देख पाते हैं कि वो किसी से संपर्क करती है। दूसरी तरफ कौन है, उसके माता पिता या कोई और, ये तो एक राज ही रहता है। मगर ऑटम गुस्सा लग रही थी। उसका सारा सामान जल चुका था और अब उसे पैसों की जरूरत थी। पैसे मिलने पर वो एक मोटल में रुकती है और अपने शरीर पर एक निशान बनाती है, वो भी एक चाकू से। बाद में वो पेरी से मिली। वो बिल्कुल बौखला गई थी। पेरी से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की और वो ऐसा दोबारा भी करेंगे। पेरी समझाता है कि मेरे पिता कुछ बातों को लेकर परेशान हैं इन दिनों, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऑटम कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे तुमसे और रेबेका से जोड़ती है। मैं नहीं जानती वो क्या है मगर तुम्हें समझना होगा। और रही बात रॉयल की, तो मैं पुलिस को सब बताने जा रही हूँ। मैं कहूंगी कि रॉयल ने ही ट्रेवर को मारा है। मैंने अपनी आंखों से उसे वो लाश ले जाते देखा था। पेरी उसे समझाता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। इस बार ऑटम कहती है कि मैं जानती थी तुमसे मिलकर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो पागलों की तरह हंसकर कहती है
कि ये एक नई शुरुआत है पेरी, और यही बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। पेरी जानता था कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो एक खत में अपना जुर्म कबूल करके उसे पुलिस स्टेशन भेज देता है। हाँ, इस बारे में उसने अपने परिवार में से किसी को नहीं बताया था। ऑटम जब अपने मोटल रूम में आई तब बिली वहाँ पहले से मौजूद था। बिली उससे पूछता है कि क्या हमने जो देखा वो मौत है। ऑटम जवाब देती है कि नहीं, वो समय है, समय का चक्र जो हमारा इंतजार कर रहा है। हर चीज का एक पैटर्न है, समय गुजरने के साथ सब कुछ साफ दिखने लगता है और एक दिन मैं इस पहेली को सुलझा दूंगी। वहीं हम एबट परिवार को देखते हैं, सभी खाने के मेज पर थे। तभी पेरी आकर सबको बताता है कि मैंने शेरिफ को एक लेटर लिखा है जिसमें मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। रेड गुस्से में उसे मारने लगता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मैं जेल जाऊंगा। उस रात बार से हम दोनों साथ निकले थे, तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया। मैं झूठा बयान दे चुका हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारी वजह से आज एमी की माँ उसके साथ नहीं है। ये सुनकर पेरी भी भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। रॉयल उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। तभी पेरी एक चाकू लेकर कहता है कि तुम सब चाहते हो कि मैं खुद को मार दूं, लेकिन मैंने डैड को बचाने के लिए ये सब किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो ऑटम पुलिस के पास जाने वाली थी। ये जुर्म मेरा ही है और अब इसकी सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। इस पर रॉयल भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस लड़की से दूर रहो। इस हाथापाई में कांच का एक टुकड़ा एमी के सर में लग जाता है और वो रोते हुए घर से बाहर भाग गई, जहाँ वो पुलिस की गाड़ी को आते हुए देख रही थी। मतलब कि वो पेरी को ही लेने आए थे। यहीं पर एपिसोड 6 का अंत होता है। आगे देखते हैं क्या होगा।